देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मींस, यानी कि वो बच्चा जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करता है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक, एक होता है वंचित वर्ग, एक यहां बात हो रही है वीकर सेक्शन की। किसकी? वीकर सेक्शन की। ठीक, इसका मतलब क्या है वीकर सेक्शन का, कमजोर वर्ग का। पहला ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, कि यानी ऐसे पेरेंट्स का बच्चा वीकर सेक्शन का बच्चा कहलाएगा जिसके पेरेंट्स की इनकम लो है। अब इस लो का तो कोई अंत नहीं है ना किसी के कंपैरिजन में तो लो रहेगी ही। ठीक, तो ये एग्जैक्टली सही नहीं बन पाएगा। फिर है द चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ऐसे बच्चे को वंचित वर्ग का बच्चा कहते हैं, डेप्राइव्ड चाइल्ड कहते हैं, ना कि वीकर सेक्शन। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये बीपीएल वाली कैटेगरी हो गई। ठीक, तो इसको वीकर नहीं, ये तो बिल्कुल ही क्या कहेंगे, बिल्कुल हाशिए पर है ये बच्चा। अगेन ये किसी भी केस में क्या कहलाएगा, डिसएडवांटेज या डेप्राइव्ड कहलाएगा। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये जो वीकर सेक्शन की बात होती है ना, जिसको आरटीई में 25% का जो है प्रावधान भी है कि उनको एक क्या मिले, पूरा प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी, नहीं पीडब्ल्यूडी गलत बोल रही हूँ शायद, जो वीकर इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी है उनके लिए रखा जाए। ठीक, तो ये एग्जैक्टली ये डिफाइंड डेफिनेशन है वीकर की, जो आरटीई भी डिफाइन करता है कि वीकर सेक्शन का मतलब ये है जिस बच्चे के जो माँ बाप हैं उनकी एनुअल इनकम लोअर है, जो लिमिट सेट की है, मिनिमम लिमिट सेट की है आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, उसके बेसिस पे उससे अगर नीचे है इनकम तब हम कहेंगे कि क्या है बच्चा वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है। पीएसआर एंड स्वीडी ये बहुत बचपन वाले क्वेश्चन होते थे, पहले चलते थे ये, एक आध बार इधर उधर पूछे हुए क्वेश्चन से, बहुत पहले मैं कराती थी जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल एबिलिटी समथिंग लाइक दैट था, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी को पीएसआरएन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। मोर इंपॉर्टेंट पूछा है, क्या लिखा हुआ है, मोर इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शंस में से चारों ठीक हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये पूछा है हमसे। देखिए एक बार फटाफट से देखिए, पहला है प्रोविजन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, यानी सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, या फिर सेकंड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, या टीचर्स रोल एंड स्कूल्स एनवायरमेंट। मतलब अच्छी मेंटल हेल्थ, एक होती है हमारी फिजिकल हेल्थ, जो हम फिजिकली कहीं से बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है ना, इस तरह की चीजें। दूसरी एक होती है हमारी मेंटल हेल्थ, कि हम मानसिक रूप से कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सब कुछ सही है, बॉडी सही है, बट हम इतना फटीग्ड फील कर रहे हैं, उतना बर्नआउट फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कि थकान हो रही है, या मतलब क्या है जीवन का, या इस तरीके की चीजें जब आप खुश नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो मेंटल हेल्थ आपकी सफर कर रही है। तो अगर मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेहतर चीज क्या है, प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज। बात तो सही है कि भाई करिकुलर एक्टिविटीज, बट करिकुलर के साथ सह शैक्षिक भी, को करिकुलर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बट फिर भी ठीक है, चलो मान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ जरूरी है कि बच्चों को अपने बात को अभिव्यक्त करने का मौका मिल पाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग तरह के अगर आपके इंटरेस्ट होंगे, मान लीजिए आपको स्विमिंग में भी इंटरेस्ट है, ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, उसमें भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कभी फिलोसफी पढ़ते हैं, कभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कभी लिटरेचर पढ़ते हैं, बहुत खुशी की बात है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। बट सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे के लिए क्या है, ये सब चीजें बाद में आती हैं। यदि ये खराब होगा तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप बच्चे को ठीक नहीं रख पाएंगे। टीचर्स रोल एंड स्कूल एनवायरनमेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज दैट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास, यानी कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक यदि जो बच्चों का एडमिशन है वो 200 से अधिक होता है, यदि 200 अबव 200 है, तो प्यूपिल टीचर रेशो क्या रहेगा। प्यूपिल का मतलब होता है छात्र, तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा, मतलब कितने बच्चों पर कितने शिक्षक हो। इसके बारे में आरटीई में क्या बात की गई है, आरटीई अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका ये डिस्कशन है क्वेश्चंस वाला, तो इसके साथ बने रहिए। और
लाइक शेयर भी करते रहिए ताकि एनर्जी बरकरार रहे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं। 30 नहीं होगी इस केस में जो आपकी संख्या है, क्योंकि 150 से ऊपर जैसे ही आंकड़ा चला गया ना, 150 बच्चों तक की बात है, तब प्राइमरी लेवल पे 30 और एलिमेंट्री लेवल पे या 6th to 8th पे 35। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा हैं, एडमिशन स्कूल में ज्यादा है या क्लासेस में ज्यादा है, 150 से ज्यादा बच्चे हैं, 200 से ज्यादा बच्चे हैं यदि, तो 200 से ज्यादा में 40। देखो 40 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, कई लोग 45 भी लिख रहे हैं। 45 हो नहीं सकता क्योंकि आरटी में क्लियर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 40:1। 40 रेशो का मतलब क्या है, यहाँ 40 स्टूडेंट या प्यूपिल और 1 मतलब टीचर, यानी एक टीचर पर 40 से ज्यादा बच्चे होने नहीं चाहिए। ये आरटीई कहता है किसी भी स्थिति में, चाहे ये 6th to 8th हो, चाहे ये प्राइमरी हो, अगर बच्चे 200 से ज्यादा भी है ना, तब भी नॉट मोर देन, ये एक्सीड नहीं करेगा ये रेशो, 40:1 से ऊपर नहीं जाएगा रेशो। हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि एक स्कूल में 4000-5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली की मैं बात बता रही हूँ, जो कि राजधानी है अपने आप में, तो उस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा। बहुत सारे टीचर्स या तो आपको लाने पड़ेंगे और उसमें भी फिर एक एक क्लास में 90-90 बच्चे भी देखने को मिलते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है अपने आप में। बट आरटीई यही कहता है और कायदे में ऐसा ही होना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को अटेंशन मिल पाए। ठीक, संजय जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी जैसे बिल्कुल आप बेसिक से सीख रहे हो, क्योंकि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और किताबों में भी इवन, और उसमें भी आजकल तो गलतियों के भी चांसेस बहुत हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, वो जो रीट और यूपीटेट वाली प्लेलिस्ट है वो बाकी लोग भी देखिएगा, उसमें मैं कुछ चैप्टर्स और ऐड कर दूंगी पुराने वीडियोस से। बात हो रही है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, कौन सी बात सही नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको हर सेशन में अलग मिलेंगे, उन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए जी, वर्षा सिंह आंसर कीजिए। वर्षा बताइए, जवाब दीजिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च के बारे में क्या गलत है, इनकरेक्ट है? इट इज कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स। बात तो सही है, टीचर्स भी हैं और एजुकेशनल प्रोफेशनल्स या जो भी स्कूल में अवेलेबल है वो लोग इसको करेंगे। ठीक, इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई एक विशिष्ट समस्या स्कूल में उत्पन्न हुई है, किसी क्लास में शोर है, कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, एक क्लास का सेक्शन वीक है, कुछ इस तरह का है, तो बिल्कुल ही होती है। इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल। ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं है ये, कोई एजुकेशन की रिसर्च नहीं है ये एक छोटी स्पेसिफिक स्कूल रिलेटेड लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ना कि ब्रॉडर लेवल के लिए। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, इट इज कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल। ये बात बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ये इसका ऑपोजिट है, ब्रॉडर लेवल पे नहीं होती एक्शन रिसर्च, ब्रॉडर लेवल पे तो प्रॉपर फिर वो नॉर्मल वाली रिसर्च होती है, ये एक नेशनल लेवल पे या उस तरीके से। ठीक, सी ऑप्शन गलत है, डी एकदम सही है। डे टू डे प्रॉब्लम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग? यानी टीचिंग के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, नॉट ट्रू लिखा है, आसान क्वेश्चन है, कोशिश करो दे पाओगे आंसर। देखो एक बार, टीचिंग के बारे में कौन सा एक कथन गलत है, नॉट ट्रू? देखिए, ये नॉट वाले क्वेश्चंस को स्पेशली हमें ध्यान से देखना है, ऐसे 3 इडियट्स वाले कान खड़े करके सीरियस होकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं बट पूछ ऐसे लेता है कि गलती हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है इजी है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है टीचिंग इज मॉडिफिएबल, टीचिंग में सुधार संभव है, बिल्कुल। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हाँ हो सकता है, आप अपने भाई टीचर अगर घर पे पढ़ाए तो वो इनफॉर्मल है, टीचर अगर स्कूल में पढ़ाए तो फॉर्मल है, या वैसे भी आप किसी से भी कहीं भी कोई भी आपका अलग अलग फॉर्म में टीचर हो सकता है। टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, हाँ बिल्कुल कहा जाता है कि एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, इसमें टेक्निक्स भी यूज होती हैं, इसमें फंडे भी यूज होते हैं, और वहीं ये एक आर्ट, एक कला भी है। हर किसी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंटेंट पता है तो आप बहुत अच्छा डिलीवर भी कर देंगे। ठीक, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, ये कहना गलत है कि शिक्षण सिर्फ अनुदेशन है, कि आप क्या करेंगे, ऑर्डर पे लेंगे और ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, या आप सिर्फ 1 2 3 की फॉर्म में क्या करेंगे, चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे। इंस्ट्रक्शन कहना गलत होगा, ये जस्ट मियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन कुछ हद तक इसमें शामिल हो सकती है। ठीक, तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना या सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना कि ऐसे कर लो, जो बोल दिया वैसे कर लो, वो गलत होगा यहाँ। ठीक है, आपको फैसिलिटेट करना होता है, आपको सुविधा दाता बनना है। द टेम्परेरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार देखिए,
द टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड, यानी किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है? हाँ, अनुदेशन है, वो गलत लिखा हुआ है, उधर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हमारे टाइपिस्ट से। ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी किया करो, क्योंकि फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगी इसको, और कई बार तो गलत इसलिए भी लिखवाया जाता है, मैं सही नहीं कराती हूँ कि आपको ट्रांसलेशन में पेपर में भी एज इट इज देखने को मिला हुआ है, वो प्याजे को प्यागेट लिखा हुआ है बहुत बार, तो मैं जान के सही नहीं कराती हूँ। देखिए एक बार आंसर कीजिए, अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किसी एक स्टिमुलाई, किसी एक उद्दीपक के आपके एनवायरमेंट में प्रस्तुत होने के कारण। ठीक है, अब कोई सर पे बंदूक रख के कहे कि ये कर दो और आपने वो कर दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी वो लर्निंग हो गई, वो टेम्परेरी चेंज है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस भी स्टिमुलाई के वजह से या उद्दीपक की वजह से आपने कई बार वो चीज की और टेम्परेरी चेंज हुआ, परमानेंट नहीं हुआ। इसको हैबिचुएशन कहेंगे कि आदत पड़ गई थी बस आपको। ठीक है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी रूप से होने वाले परिवर्तन को अनुभव के और ट्रेनिंग के बेस पे लर्निंग कहते हैं। लेकिन यहाँ अस्थायी है, बीमार होने से या थकान होने से जो परिवर्तन आएगा उसको लर्निंग नहीं कहते। ठीक, कुछ दिन आदत पड़ गई किसी एक चीज के होने से, आप कोई कुछ कर रहे हैं तो इसको हैबिचुएशन कहेंगे। ठीक है, लाइक पबजी। आगे बढ़ेंगे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर सकते हैं? नहीं दे रहा दिखाई तो है, थोड़ा सा फोन लेटा के देखो, इतने सारे लोगों को दिखाई दे रहा है तो दिखना तो आपको भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार, तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये लर्निंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेरी चेंज है, और टेम्परेरी लर्निंग जैसा कुछ नहीं होता। टेम्परेरी लर्निंग जैसा कोई टर्म नहीं है, उसको हैबिचुएशन कहेंगे कि आदत हो गई है ना। जरूरी नहीं है कि लर्निंग ही हो गई है, उससे रिलेटिवली परमानेंट चेंज नहीं है। वो कुछ दिन हट जाएगा वो स्टिमुलस आपकी आंखों के सामने से, तो आप भूल जाएंगे कि वो चीज एग्जिस्ट करती थी भी कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अचीवमेंट मोटिव इज ट्रू। जो अचीवमेंट मोटिवेशन, हमने एक चीज पढ़ी थी मोटिवेशन के चैप्टर में, अगर आपने देखा हो अभी कुछ दिन पहले ही, अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में सुभाष कन्नौज क्या सही है ये बता दीजिए, फटाफट से बताइए। हाँ बताइए एक बार, आंसर कीजिए। पहला है, अचीवमेंट मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप किसी एक चीज के पीछे भागें, उसको अचीव करें, इस तरह की चीजें। फिर है नेक्स्ट, इफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटीज इज एम्फेसाइज्ड, द अचीवमेंट मोटिव मे बी क्लासिफाइड एज अ ग्रोथ मोटिव, यानी जो सेटिस्फैक्शन है पर्सनल पोटेंशियलिटीज का, यदि वो उस चीज पे जोर दिया जाए, तो जो अचीवमेंट मोटिवेशन है उसको ग्रोथ मोटिव में हम काउंट कर सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि अपने आप को और आगे 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 लेकर के आप जाते रहें। If the stress is on competition among people, the achievement motive can be considered a social motive, यानी जो स्ट्रेस है यदि वो कंपटीशन पे रहे लोगों के साथ, तो जो अचीवमेंट मोटिव है कैन बी कंसिडर्ड अ सोशल मोटिव। बताइए एक बार, सब अपने अपने तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। ये पढ़ के समझने की जरूरत है अगर कहीं भी इसमें कंफ्यूजन। यहाँ पे बात हो रही है कि लोगों के बीच में यदि कोई चीज है जिसमें लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो सोशल मोटिव का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, ये तो आसान होना चाहिए आपके लिए, यानी विकास का अर्थ क्या है ये पूछा है। कोई कह रहा है कि एक टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आओ क्वेश्चन। देखो, एक टॉपिक से रिलेटेड सीटेट के टाइम पे आपको मैंने ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे करा दिए हैं, तो इट्स बेटर कि आप मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करें। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का अर्थ क्या है? देखिए, पहला है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, यानी परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहेंगे, या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को कहेंगे विकास, या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, या फिर सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। किसको कहेंगे बताइए? देखो, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, तो सिर्फ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस नहीं, किसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं है, ये बात सही होती है यदि बाकी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन की वजह से आने वाले परिवर्तन को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। क्लियर है बात?
फिर है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। ये गलत है। अगर हम आपने डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो हमने डिस्कस किया है मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, जो परिपक्वता और अनुभव है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को 6 महीने के बच्चे को आप साइंस पढ़ा दो 6 महीने तक तो उसको समझ में ही आ जाएगा, डेवलपमेंट हो गया उसका, नहीं। उसका मैच्योर होना जरूरी है। मैच्योरिटी कैसे आएगी? समय के साथ आएगी। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एक एज के साथ आती है आपकी, ठीक, और उसको अनुभव भी होना जरूरी है। दोनों ही चीजें जरूरी है। तो एक्सपीरियंस एंड मैचुरेशन के बेसिस पे होने वाले जो प्रोग्रेसिव परिवर्तन है, सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, ऑर्डरली चेंजेस हैं, उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन विद अ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी कि एक व्यक्ति जो उपलब्धि अभिप्रेरणा जिसमें बहुत ज्यादा है, जो उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा रखता है, उसके बारे में कौन सी एक बात सही है उसको डिस्क्राइब करते समय? बताइए। 4 ऑप्शन है। देखिए एक बार, 4 ऑप्शन है, एक सही होना है। दे कंसिस्टेंटली गेट बेटर ग्रेड्स फ्रॉम इजी चोजन कोर्सेज। यानी आसान चुने हुए कोर्सेज से उनको सफलता मिल जाती है। अच्छा, मतलब आसान चीज चुनते हैं और फिर उसमें सफलता मिल जाती है। इसको अचीवमेंट मोटिवेशन कहेंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन वो है जब आप मुश्किल टास्क में भी परसिस्टेंट रहें, लगातार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दे रिटर्न टू इनकम्प्लीट टास्क। अगर कोई काम अधूरा छोड़ा है तो उसको कंप्लीट करने फिर से आएंगे, फिर से उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो दशरथ मांझी याद कर लीजिए, मांझी वाला, ये अचीवमेंट मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, दशरथ मांझी। कौन सी मूवी है वो? मांझी है ही ना, आई थिंक। नंबर सी है, दे ट्राई हार्डर इफ दे डू पुअरली। यदि उन्होंने गलती की है, उनसे खराब प्रदर्शन हुआ है, कभी एक आध बार फेल हो गए या कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। बात तो सही है। दे वॉन्ट अ चैलेंज बट ऑल्सो वॉन्ट टू नो दे कैन डू इट। उनको चैलेंज भी चाहिए और उनको ये भी पता है कि भाई मैं कर सकता हूं, परसिस्टेंट हूं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बात एक ही गलत है। क्यों? क्योंकि पूछा हमसे फॉल्स है, ठीक। असत्य क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन रखने वाला व्यक्ति, जिसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, जिसको अचीव करके ही दम मिलेगा, मतलब शांति मिलेगी, वो व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि एक आसान सी चीज में बहुत अच्छे ग्रेड्स आते रहे। उसको चैलेंजेस चाहिए, तभी वो बेहतर बनेगा। क्या चाहिए उसको? चैलेंजेस चाहिए। हाँ, तो फॉल्स पूछा तभी तो ए सही है ना, ये गलत है। ए जो है वो गलत है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। यानी सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पॉजिटिव पनिशमेंट का उदाहरण क्या है ये पूछा है। एक है नेगेटिव पनिशमेंट, दूसरा है पॉजिटिव पनिशमेंट। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बताइए एक बार, बताइए प्रियंका, आंसर कीजिए। हाँ, मांझी द माउंटेन मैन, एग्जैक्टली। फॉल्स का ही तो बताया था भाई। चलो, फॉल्स देखे नहीं, हाँ यही तो गलती होगी ना पेपर में। बिल्कुल, जो लोग डिसलाइक करने आते हैं वो रीजन भी बता के जाया करें, है ना। नहीं तो मेरा आपका कोई पर्सनल लेन देन तो है नहीं कि आपका कोई सामान आपने यहाँ से उठा लिया हो, मैंने आपसे ले लिया हो। बेकार की भक्ति ना करें इधर उधर, रीजन के साथ जिए। देखिए, रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स यानी मित्रों के द्वारा उपहास। लॉस ऑफ टाइम, साथ में मिलकर कुछ सीख ही सकते हैं। लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स यानी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सीज नैगिंग यानी मीन मेख निकालना बंद करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए, आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। जस्ट इग्नोर देम। हाँ, वो नजर पड़ गई तो ठीक है, तो करना ही होता है ऐसे लोगों को, सब पे ध्यान नहीं दे सकते आप, और फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए उस। देखिए एक बार, मैराथन किस चीज के लिए चाहिए? इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव पनिशमेंट का? पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब कुछ तो ऐड हुआ होगा। पॉजिटिव में हमेशा कुछ ऐड होगा, चाहे वो पनिशमेंट हो चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो, ठीक। तो ऐड क्या हुआ है? लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स। यहां तो कुछ ऐड नहीं हुआ बल्कि टाइम और चला गया, नेगेटिव है ये तो। सीज नैगिंग मतलब मीन मेख निकालना बंद कर देना, परेशान करना बंद कर देना, इसमें भी कुछ माइनस हुआ है। जहां माइनस हुआ है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक। जहां माइनस हुआ है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर के दो सही नहीं है। बचा क्या? सिर्फ एक। रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स का मतलब है मित्रों ने उपहास उड़ाया, मतलब कुछ ऐड किया। क्या ऐड हुआ? उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना।